हाय गाइस, वेलकम टू आईसीएसई 10। सो दिस इज़ आदरका। और जैसा कि तुम लोगों ने कहा था कि दीदी कुछ चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालिए, तो वैसे ही मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गई हूँ। और आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 जो फिज़िक्स का है, यानी फोर्स। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। और देखो, फिज़िक्स तुम्हारा एक टफ पेपर आता है बोर्ड्स का, तो इसीलिए इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो और स्टार्टिंग से ही सारे कंसेप्ट क्लियर करते चलो। तो चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अपने। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो चलो देखते हैं क्या कौन सी स्टेटमेंट्स लिखी हैं। पहली स्टेटमेंट तुम्हारी है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन। टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन फॉर्म अ कपल। टू इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन फॉर्म अ कपल। एनी टू फोर्सेस एक्टिंग अलॉन्ग अ लाइन फॉर्म अ कपल। तो इसमें तुम्हें बेसिकली क्या है, डेफिनेशन किसकी है, ये कपल की डेफिनेशन है। और इसमें से तुम्हें करेक्ट जो डेफिनेशन है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, तुम्हें पता है कपल क्या होता है। कपल ये होता है तुम्हारा, यानी कि टू फोर्सेस जो इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, ऑपोजिट हों और पैरेलल हों। ठीक है, ये देखो पैरेलल हों और सेम लाइन में एक्ट ना कर रहे हों, क्योंकि अगर सेम लाइन में होंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, देखो सेम लाइन में नहीं होंगे, वो कैसे होंगे, पैरेलल फोर्सेस होंगे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में और सेम लाइन में एक्ट नहीं कर रहे होंगे और पैरेलल होंगे। तो इसमें देखो कौन सी बात इसमें नहीं लिखी है। टू इक्वल ये लिखा है इसमें, एक मिनट, हाँ देखो टू इक्वल लिखा है इसमें, ऑपोजिट लिखा है, पैरेलल फोर्सेस भी लिखा है, एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। तो एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन तो हो नहीं सकता, क्योंकि वरना फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और सी वाला देखते हैं फिर, टू इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। तो इसमें टू इक्वल तो है और पैरेलल भी है, बट इसमें ऑपोजिट भी तो होने चाहिए फोर्सेस, तो इसलिए। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनी टू फोर्सेस एक्टिंग अलोंग अ लाइन, तो ये तो गलत ही है पूरा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये गलत है, ये गलत है, ये जो रॉन्ग है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, फर्स्ट वाला। क्योंकि इसमें देखो सारी चीज़ें लिखी हैं, टू इक्वल, ऑपोजिट पैरेलल एंड नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से ये आ गया, डिफाइन कपल। तो कपल की डेफिनेशन तुम्हें लिखनी है और सेकंड पार्ट इसका है, स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ कपल। तो कपल की डेफिनेशन लिख देते हैं हम लोग, चलो। टू इक्वल एंड opposite parallel forces not acting along the same line form a couple। तो देखो ये तुम्हारी डेफिनेशन होगी कपल की। और इसका सेकंड पार्ट क्या रहा है, स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ कपल। तो एसआई यूनिट लिखनी है मोमेंट ऑफ कपल की, और ये मोमेंट ऑफ कपल हो या मोमेंट ऑफ फोर्स। तो देखते हैं क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स की है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये होता है फॉर्मूला मोमेंट ऑफ कपल का, आइदर ऑफ द फोर्सेस, कोई भी फोर्स ले लो और उनके बीच का डिस्टेंस। तो ये होता है मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला। तो फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो तुम्हारी होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की होती है मीटर। तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या बन गई, न्यूटन मीटर। तो मोमेंट ऑफ कपल की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, और कपल को हमने डिफाइन कर दिया। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, a brass ball is hanging from a stiff cotton thread, draw well labeled, यहाँ डायग्राम होना चाहिए था, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम शोइंग द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉल। तो उसमें हमें एक ब्रास बॉल ड्रॉ करनी है जो एक सपोर्ट यानी थ्रेड से हैंग्ड है, और उसका डायग्राम बनाना होगा तुम्हें। और इसमें सारे जितने फोर्सेस लग रहे हैं उस बॉल पर वो तुम्हें इंडिकेट करना है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले हम सपोर्ट बनाएंगे। तो देखो ये तुम्हारा सपोर्ट है, इससे तुम्हारा थ्रेड जो है वो हैंग्ड है, और ये तुम्हारा थ्रेड है। ठीक है, और ये तुम्हारा ब्रास बॉल जो है, ब्रास बॉल बनी है। और अब इसमें हमें सारे फोर्सेस दिखाने हैं। तो पहला फोर्स कौन सा हो जाएगा, जो इसका वेट है वो इसका एक पहला फोर्स हो जाएगा, जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा, यानी mg, यानी वेट। और सेकंड कौन सा फोर्स इस पर लगेगा, सेकंड लगेगा इस पर टेंशन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो टेंशन फोर्स हमेशा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगता है। ठीक है, अगर इसका एरो नीचे लग रहा है तो टेंशन फोर्स का हमेशा एरो ऊपर लगेगा। तो ये है तुम्हारा सेकंड फोर्स,
टेंशन फोर्स, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन देखो तुम्हारे बोर्ड्स में आते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से सारे फोर्सेस में आने चाहिए, जितना टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इनके बारे में पढ़ लेना एक बार। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है, अ ब्रास बॉल इज हैंगिंग फ्रॉम स्टिफ कॉटन थ्रेड। इसका डेबन डायग्राम मैंने बना दिया है, यूपर लगेगा टेंशन फोर्स, नीचे लगेगा वेट। तो ये था तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है। फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारा देखो मीटर स्केल वाला आ गया। अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज एन इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड कैलकुलेट द मास ऑफ रूलर। तो इसमें तुम्हें रूलर का जो मास है उसको कैलकुलेट करना है और मीटर स्केल दिया है तुम्हें। अगर तुम्हें कहीं देखो ये तुम्हारा मीटर स्केल है, मीटर स्केल में तुम्हें 0 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक मार्किंग्स मिलेंगी पूरी। लेकिन अगर तुम्हारा हाफ मीटर स्केल लिखा है, अगर हाफ मीटर स्केल लिखा है तो उसमें तुम्हें 0 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक ड्रॉ करना होगा, ठीक है। अगर या फिर तुम्हें ड्रॉ करना होगा या तुम्हें डायग्राम मिलेगा तो उसमें 0 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक सिर्फ मार्किंग्स लिखी होंगी, ठीक। तो ये तो तुम्हारा मीटर स्केल, तो इसमें 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक लिख रहा है। और देखते हैं इसमें क्या क्या और चीज़ें क्या गिवन है। जो तुम्हारा फलक्रम है, वो तुम्हारा कहाँ दिया, 30 सेंटीमीटर मार्क पर है। 30 सेंटीमीटर मार्क पर तुम्हारा फलक्रम है, यानी कि इस पर ये बैलेंस्ड है। और 5 सेंटीमीटर मार्क पर इसमें एक वेट सस्पेंड है, वो है 40 GF। 40 GF का वेट 5 सेंटीमीटर मार्क पर सस्पेंड है। तो हमें इसमें रूलर का जो मास है उसको कैलकुलेट करना है। तो चलो देखते हैं इसे कैसे होगा। तो देखो पहले तो फोर्स में दिए हैं 40 GF का। तो ये जो फोर्स है ये किस डायरेक्शन में, रूलर को किस डायरेक्शन में बेंड करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला तुम्हारा जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स करेगा वो कौन सा है, 40 GF वाला फोर्स, ठीक है। और रूलर का मास हमें कैलकुलेट करना है। तो रूलर का जो मास है वो कौन से पॉइंट पर लगेगा, उसके में रूलर के मिड पॉइंट पर लगेगा। मिड पॉइंट यानी 50 सेंटीमीटर पर लगेगा। तो 50 सेंटीमीटर पर ये इसका वेट होगा, क्या वेट, mg। एक मिनट इरेज कर दूँ मैं, हाँ देखो इस पर mg लगेगा, यानी 50 सेंटीमीटर मार्क पर इस रूलर का मास होगा। तो ये तुम्हारा हो गया 50 सेंटीमीटर और इस पर ही लगेगा। और ये कौन सा मोमेंट ऑफ फोर्स करेगा, मतलब कौन से की साइड इस रूलर को बेंड करेगा, ये क्लॉकवाइज बेंड करेगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिल गया और क्लॉकवाइज मूवमेंट मिल गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस देख लो पहले, ये 30 सेंटीमीटर पर है और ये 5 सेंटीमीटर पर है। तो इसके बीच का ये इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 - 5 यानी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये 30 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के बीच में कितना डिफरेंस है, 50 - 30 20 सेंटीमीटर। तो अब इसे लिख लेते हैं हम। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमने यहाँ लगाया है, तो चलो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इसे सॉल्व करते हैं। बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हमें पता चल गया कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सा और क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सा है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा फोर्स करेगा, 40 GF। 40 GF लिख लो, 40 इंटू डिस्टेंस कितना है, 30 - 5 यानी 25, ठीक है। mg को हम लोग w भी ले सकते हैं, वेट इज इक्वल्स टू mg तो होता है mg इंटू, और तो वह डिस्टेंस क्या दी है इनके बीच की, जिस पे ये बैलेंस, हमेशा ही इसको हम कहाँ से मेजर करते हैं, जिस पॉइंट पे ये बैलेंस है वहीं से हम लोग सारी मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। तो 50 - 30 कितना हो गया, 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो तुम्हारा वेट निकल आएगा रूलर का। 40 इंटू 25 कितना हो गया तुम्हारा, 100, सॉरी 25 इंटू 4 होगा तो 100 होगा, और एक 0 और है तो वो 1000 हो जाएगा, और ये 20 W, ठीक। तो वेट की वैल्यू क्या निकल के आती है, 1000/20 यानी 50 GF, ठीक है। 50 GF में आ गया तुम्हारा आंसर। तो रूलर का मास निकल के कितना है, 50 GF। जैसे इस यहाँ पे ये mg की वैल्यू कितनी होगी, 50 GF, और हमारा रूलर का मास निकल आया। इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड्स में आते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना, और तुम्हारी बुक में जो तुम्हारी सलीना कॉन्साइज की फिजिक्स है उसमें तुम्हारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो उस एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो मैं तुम्हें क्वेश्चंस करा रही हूँ और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना।
और चलो देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं। फिर जो तुम्हारा क्वेश्चन 5th है वो है डिफाइन इक्विलिब्रियम, और सेकेंड इसका पार्ट है इन अ बीम बैलेंस व्हेन द बीम इज बैलेंस्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन इट इज इन डैश इक्विलिब्रियम। तो पहले तो हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम जैसे कोई बॉडी है, उस पर अगर हर जगह से फोर्स लग रहा हो, एक मिनट को तो अच्छी बॉडी बनाते थोड़ी, ये देखो ये कोई बॉडी है तुम्हारी और इस पर हर जगह से फोर्स लग रहा हो, इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा, इधर से लग रहा, इधर से लग रहा, या इधर से इसो ये कोई इसे इधर से बॉडी को कोई खींच रहा है या कोई इधर से खींच रहा है, तो मतलब ये सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल कर देंगे तो बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम होता है, ये तुमने पढ़ा है। तो अब हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर देते हैं। तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन अ number of forces when a number of forces acting on a body acting on a body produce no change in its state of rest और पोजिशन और मोशन, पोजिशन नहीं मोशन, मतलब चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, और बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो और वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो, तो बॉडी कैसे में होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। रेस्ट और मोशन, द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आएगा इक्विलिब्रियम का कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। फिर इसका सेकंड पार्ट है इन अ बीम बैलेंस व्हेन द बीम इज बैलेंस्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। मतलब बीम बैलेंस जो होता है, बीम बैलेंस यानी जो तराजू हिंदी में कहते हैं इसको हम, तो बीम बैलेंस जो होता है उसमें वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर बैलेंस्ड है, और वो कौन से इक्विलिब्रियम में होगा? इक्विलिब्रियम तुम्हारे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन से? स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हमें पता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम तब होता है जब कोई बॉडी मोशन में हो और तब उस पर फोर्सेस लग रहे हो, लेकिन बीम बैलेंस मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, मतलब वो रुका हुआ है, तो इसमें कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर लिख लेते हैं हम लोग, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा 5th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन क्या है। 6th क्वेश्चन हमारा क्या था? देखो एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ये। When a body is placed on a tabletop, it exerts a force equal to its weight downwards on the tabletop but does not move or fall. Name the force exerted by the tabletop. तो ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस टेबल पे, ये टेबल है, देखो टेबल टॉप ही है, टेबल का ऊपर का हिस्सा है ये, और ये इस पर एक बॉडी रखी है, और वो एक फोर्स लगा रही है अपनी जो किसके इक्वल है? उसके वेट के इक्वल है। और किस डायरेक्शन में लगवा रही है? नीचे डायरेक्शन में, मतलब डाउनवर्ड्स। बट डज नॉट मूव और फॉल, पर मतलब गिर नहीं रही है। तो ऐसा क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि टेबल टॉप भी एक इक्वल फोर्स लगा रही है, वर्टिकली अपवर्ड्स लगा रही है। ठीक है, जैसे ये जो बॉडी है ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक फोर्स लगा रही है, वैसे जो टेबल टॉप है ये एक ऊपर फोर्स लगा रही है। ठीक है, ये एक ऊपर फोर्स लगा रही है वर्टिकली अपवर्ड्स, और ऐसे फोर्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तुमने पढ़ा होगा 9th में, इसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मतलब एक रिएक्शन, जैसे ये नीचे लगा रही वैसे वो ऊपर लगा रही, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं एक तरीके से। अगर जो बॉडी है वो टेबल टॉप मतलब नीचे फोर्स लगा रही, वर्टिकली डाउनवर्ड्स फोर्स लगा रही, तो सिमिलरली उसी टाइप से जो टेबल टॉप है वो ऊपर उसी पोजीशन में फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो इसकी कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और जो बॉडी है हमारी वो स्टेबल है, मतलब गिर नहीं रही है, ये इसका रीज़न है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका? व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? तो देखो जो ये बुक है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगा रही है अपना
फोर्स, तो ऐसे ही टेबल टॉप वर्टिकली अपवर्ड्स लगाएगी, तो इसको लिख लो सेकेंड का, वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, फिर देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन। आई होप तुम्हें समझ में होगा ये 6th क्वेश्चन। और इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस को तुमने तैयार करने के लिए तुम्हें सारे फोर्सेस पढ़ने होंगे, जितने भी तुम्हारे फोर्स हैं, स्ट्रिंग टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स, तो ये सब पढ़ लेना। अब देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन कहता है अपना, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ नॉन रिजिड बॉडी एंड अ रिजिड बॉडी, हाउ इज द इफेक्ट ऑन द अबव टू। अ नॉन रिजिड बॉडी क्या होती है, जिसका कोई प्रॉपर शेप ना हो, ठीक है, जैसे कोई ये ऐसा जो इसका शेप चेंज हो कर सके हम, ठीक है, तो वो होती है नॉन रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी जो जो परफेक्टली तुम्हारी रिजिड होती है, हार्ड होती है और उसको चेंज नहीं होती है, ठीक है, वो ईजिली तुम्हारी, उसका शेप चेंज नहीं हो सकता, उसका साइज़ ईजिली चेंज नहीं हो सकता, तो वो होती है रिजिड बॉडी। ठीक है, तो नॉन रिजिड बॉडी और रिजिड बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो इफेक्ट क्या होगा उन दोनों पर, कोई भी एक इफेक्ट लिख सकते हो तुम ये लिख सकते हो कि जो नॉन रिजिड बॉडी है उसके डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट चेंज हो जाएगी क्योंकि वो डीफॉर्म हो जाएगी। और जो रिजिड बॉडी है वो अपने उसका डायमेंशन चेंज नहीं होंगे। तो इसको लिख लेते हैं कि वो जब पहला पॉइंट मतलब नॉन रिजिड बॉडी के लिए डायमेंशंस विल चेंज, ठीक है, और रिजिड बॉडी के लिए नो चेंज इन डायमेंशंस। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आएगा ये क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। टू फोर्सेस ईच ऑफ 5 न्यूटन act vertically upwards and downwards respectively on the two ends of a uniform meter rule which is placed at its midpoint as shown in diagram. Determine the magnitude of the resultant moment of these forces about the midpoint. तो ये क्या तुम्हें दिख रहा है, ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ये कपल का एग्जाम्पल है, जो तुमने पढ़ा है मोमेंट ऑफ कपल उसका एग्जाम्पल है। देखो इक्वल फोर्सेस है ना, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख लेते हैं इसका, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं हम लोग। देखो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या, मोमेंट ऑफ कपल तो हो जाएगा, मोमेंट ऑफ कपल, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ कपल। तो अब देखो ये 50 सेंटीमीटर मार्क पर बैलेंस है, ये 50 सेंटीमीटर मार्क पर बैलेंस है, तो यानी 50 सेंटीमीटर ये है और 50 सेंटीमीटर ये है, 50 मतलब पूरा ये ठीक है, ये इतना नहीं, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा 50 सेंटीमीटर है और ये पूरा 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो और इसमें मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला लगाएंगे, आइदर ऑफ द फोर्सेस, कोई भी फोर्स, क्योंकि दोनों सेम होते हैं, कितना 5 न्यूटन इंटू, देखो मोमेंट ऑफ कपल का हम फॉर्मूला लगाएंगे, मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला पहले बताओ क्या होता है, आइदर ऑफ द फोर्सेस, फोर्स ही लिख देते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स कितना है 5 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये 50 सेंटीमीटर ये 50 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, मिला के कितना हो जाएगा 1 मीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये था इसका आंसर, और ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे तुम्हारा मोमेंट ऑफ कपल। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना, क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स का एग्जांपल है, रिस्टोरिंग फोर्स अभी हम देखेंगे, तो इसीलिए तुम्हें बोर्ड्स हर साल ऐसा कोई क्वेश्चन बना के दे देता है, तो इसीलिए तुम्हें जितने भी टाइप के फोर्सेज हैं, जो फोर्स तुम्हारा चैप्टर है इसमें जितने भी इसमें नहीं दिए हैं, तुम्हारी 9th की जो बुक है उसमें दिए थे ये सारे फोर्सेज, तो उसमें से देख लेना तुम, रिस्टोरिंग फोर्स, टेंशन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जितने भी फोर्सेज हैं उन्हें एक बार रीड कर लेना।
तो वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग इज केप्ट फिक्स्ड व्हाइल द अदर एंड इज स्ट्रेच बाय फोर्स एज शोन इन द डायग्राम। तो देखो ये एक एंड है, फिक्स्ड एंड, और इससे एक ये हमने स्प्रिंग निकाली है, स्प्रिंग निकाली है, और हम इसको इस डायरेक्शन में से फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में से खींच रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है हमारा और ये डायग्राम बना है, और इसमें क्या कह रहा है, मार्क द डायरेक्शन ऑफ द रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये अपने आप को वापस उसी पोजीशन में लाना चाह रही है। ठीक है, ये तो स्ट्रेच्ड फॉर्म में है पूरी, लेकिन ये अपने आप को वैसे ही मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रही है, वैसे ही अपने आप को ओरिजिनल पोजीशन में लाना चाह रही है। तो उस ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन यही तो होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा ना, ये अपने आप को वापस उसी पोजीशन में लाना चाह रही है, मतलब इस पोजीशन, ये अपना इस वाले पोजीशन वापस पीछे आना चाह रही है। तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, और ऐसे ही तुम्हें मार्क करना है, जैसे ये एफ है तो ये एफ डैश। ठीक, तो तुमने रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन मार्क कर दिया। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है, नेम द इंस्ट्रूमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये तुम्हारा है स्प्रिंग बैलेंस। इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। तो लिख लेते हैं हम इसका आंसर सेकंड का, स्प्रिंग बैलेंस। ये तुम्हें वहाँ दिखा होगा जहाँ तुम्हारा वेरिफिकेशन लिखा है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का, वहाँ इसका एग्जाम्पल दिया है कि स्प्रिंग बैलेंस, ये उसमें स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ होता है। तो इस जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है, स्प्रिंग बैलेंस। चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 10. A man can open a nut by applying a force of 150 Newton by using a lever handle of length 0.4 meter. What should be the length of handle if he is able to open it by applying a force of 60 Newton? तुम्हें क्या गिवन है, तुम्हें गिवन है फोर्स, और तुम्हें क्या गिवन है, लेवर हैंडल की लेंथ दी है, यानी कि क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा ना 0.4 मीटर। तो अब इस तुम्हें अपने मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला लगाओ इस पर। मोमेंट ऑफ फोर्स is equal to फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है, 150 न्यूटन, तो 150 न्यूटन डाल दिया तुमने, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर तुम्हारा आएगा 60 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया मोमेंट ऑफ फोर्स का। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन ये नहीं है, तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ हैंडल इफ इज एबल टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। अब तुम्हें फोर्स दे दिया है, और क्या है पूछा है कि जो हैंडल है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो तुम्हें मोमेंट ऑफ फोर्स यही रखना है, और फोर्स तुम्हें दे दिया और तुम्हें फोर्स डाल के अब इसे सॉल्व करना है। तो देखो क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा यही रहेगा, 60 इज इक्वल्स टू फोर्स कितना है 60, और हैंडल की लेंथ को हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, एल मान लेते हैं हमसे एल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिवाइड बाई 60 क्या आ जाएगा, 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर होनी चाहिए लेवर हैंडल की जो लेंथ है वो 1 मीटर होनी चाहिए। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा उसका, 60 न्यूटन मीटर होगा, और जो फोर्स है वो कितना लगाना पड़ेगा, 60 न्यूटन का। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल इन इक्विलिब्रियम इज शोन इन द डायग्राम, कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर स्केल। इसमें भी देखो हमको कैलकुलेट करना है मीटर स्केल का, और ये तुम्हारा डायग्राम कुछ इस टाइप का बना है। तो देखो ये है तुम्हारा 100 सेंटीमीटर मार्क, ये है तुम्हारा 0 सेंटीमीटर मार्क। ये वही वाला क्वेश्चन आ गया क्या, लग रहा है यही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलो कोई नहीं, इसको हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम 2 फैक्टर्स ऑन विच द टर्निंग ऑफ अ बॉडी बाय अ फोर्स डिपेंड्स। कोई ऐसे 2 फैक्टर्स बताने हैं जिन पर टर्निंग ऑफ अ बॉडी डिपेंड करती है। ठीक है, टर्निंग ऑफ अ बॉडी बाय फोर्स डिपेंड्स, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं ये हमको पता है। टर्निंग ऑफ अ बॉडी बाय फोर्स डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तुम्हारी बुक में दिया है, तो इसको हम लिख लेते हैं जल्दी से। तो ये लिख लेना, तुम क्वेश्चन लिख लेना, 2 फैक्टर्स ऑन विच द टर्निंग ऑफ अ बॉडी बाय फोर्स डिपेंड्स आर, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, और सेकंड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस
of the line of action of force from the axis of रोटेशन। ठीक है, तो ये है तुम्हारी डेफिनेशन। डेफिनेशन कह रहे 2 फैक्टर्स जिस पे तुम्हारी टर्निंग ऑफ अ बॉडी बाय फोर्स डिपेंड करती है। और सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज मोमेंट ऑफ फोर्स, स्केलर और वेक्टर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स, अब हमारा फोर्स जो है, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए मोमेंट ऑफ फोर्स भी क्या होगा, वेक्टर होगा। तो ये स्केलर की स्पेलिंग गलत लिखी है, इस पर मत जाना तुम। ये स्केलर और वेक्टर, तो इसमें कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलो देखते हैं। सेकंड, ये ए ले लो, ये बी ले लो, और ये सेकंड, इसका आंसर क्या है, वेक्टर। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारी, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। मोमेंट का प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमें बताना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट तुम्हारा क्या है, तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, सम ऑफ clockwise moment is equal to sum of anti-clockwise moment, sum of anti-clockwise moment। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मोशन मे बी प्रोड्यूस इन अवर बॉडी व्हेन इट इज पिवटेड, इन अवर बॉडी नहीं, इन अ बॉडी होना चाहिए, व्हेन इट इज पिवटेड एट अ पॉइंट, ट्रांसलेशन और रोटेशनल। मतलब कौन सा मोशन होगा बॉडी में अगर वो किसी पॉइंट पर पिवटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर है रोटेशनल मोशन। अगर कोई बॉडी पिवटेड नहीं है तो वो सीधी चली जाएगी, लेकिन अगर वो किसी पॉइंट पे पिवटेड है तो वो रोटेट करेगी, इसीलिए इसका आंसर है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज व्हर्ल्ड बाय हैंड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, नेम द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन। तो कौन सा फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए नीड होता है, ये तुमको पता है, सेंट्रीपीटल फोर्स। सेंट्रीपीटल फोर्स हमारे सर्कुलर मोशन होने के लिए नेसेसरी है, नेसेसरी फोर्स है। तो सेंट्रीपीटल फोर्स। और सेकेंड क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द अबव मेंशन्ड फोर्स। तो क्या डायरेक्शन होती है सेंट्रीपीटल फोर्स की, सेंट्रीपीटल फोर्स की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की क्या होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये तुम्हें याद रखना है। और क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपीटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई फॉर अ सर्कुलर लैमिना एंड अ ट्राइंगुलर लैमिना। तो ये तुम्हारा एक चार्ट बना होगा तुम्हारी बुक में, तो उसमें लिखे हैं सारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की किसकी कहाँ पे लाई करती है। तो पहले देख लेते हैं सर्कुलर लैमिना की। तो जैसे सर्कल है, एक सर्कुलर लैमिना, ये फर्स्ट वाला है तुम्हारा, जैसे एक सर्कुलर लैमिना है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो उसके बीच में होगा, लाई करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एट द, से इसे इरेज कर लेते हैं, एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, फिर नेक्स्ट पूछ रहा है, ट्राइंगुलर लैमिना। ट्राइंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, जैसे ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो ये एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ये सारे इसके मीडियंस हैं। और रुको रुको इसको सही से बनाना, ये ट्राइंगल है तुम्हारा और यहाँ पे इसके सारे जो मीडियंस है ये इंटरसेक्ट करेंगे, यानी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो ये होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसको लिख लेते हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ
पॉइंट ऑफ मीडियंस, या इसको हम सेंट्रॉइड भी कह सकते हैं, ठीक है, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। नेम अ फैक्टर ऑन विच द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स। तो कौन से फैक्टर्स है जिन पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पोजीशन होती है वो डिपेंड करती है किसी बॉडी में। तो इसका आंसर है तुम्हारा शेप पर डिपेंड करती है। तुम्हारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, शेप पर। तो लिख लेते हैं इसको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसे मैं सी जी लिख रही हूँ, सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी depends on its shape, that is the distribution of mass in it, ठीक है, in it। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इज इट एसेंशियल दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड ऑलवेज बी सिचुएटेड विद इन द बॉडी। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा जो सब मटीरियल है उसके अंदर आनी चाहिए। तो नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन मटीरियल के बाहर भी हो सकती है। तो नो इट इज़ नॉट एसेंशियल, नो इट इज़ नॉट एसेंशियल। इसको मैं रेस कर देती हूँ अब, नो इट इज़ नॉट एसेंशियल। हाँ अब लिखते हैं इसे, नो 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 इट इज़ नॉट एसेंशियल, it may be situated outside the body also, situated outside the body also, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट सिचुएटेड विद इन द ऑब्जेक्ट। तो तुम्हें कुछ ऑप्शंस दे दिए गए हैं, क्या इसमें तुम्हें देखना है कि कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर आती है, मटीरियल में नहीं होती मतलब। तो एल शेप्ड ऑब्जेक्ट की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो यहाँ पर होती है, तो इसलिए ये हो गया। और रिंग भी, वैसे रिंग का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मटेरियल के अंदर नहीं आता है, और ट्रायंगुलर लैमिना को मटेरियल के अंदर आता है, कोन का भी मटेरियल के अंदर आता है। तो इसके ये ऑप्शन गलत है, इसमें बोथ का ऑप्शन भी होना चाहिए था, बोथ ए एंड बी भी होना चाहिए था, क्योंकि इसके दो ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है। दोनों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उनके मटेरियल के अंदर नहीं है, और वो विद इन द ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब बाहर है, आउटसाइड द बॉडी। फिर नेक्स्ट हमारा जो आता है क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन CGS एंड SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज। तो 1 न्यूटन मीटर के कितने, पहले तो ये देखो कि, एक मिनट इसे मैं रेस कर दूं, एक मिनट। तो जो फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और जो SI उसकी CGS यूनिट होती है वो होती है डाइन। और सिमिलरली ऐसे ही डिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो मीटर होती है, और जो CGS यूनिट होती है वो सेंटीमीटर होती है। तो 1 न्यूटन कितना होता है, एक मिनट को से लिखते हैं हम, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू कितने, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन, मल्टीप्लाइड बाय मीटर कितने होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी 10 रेज टू द पावर 2 सेंटीमीटर। और इस तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 रेज टू द पावर 5 प्लस 2 यानी 7 डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 1 न्यूटन मीटर में 1 न्यूटन मीटर में 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर होता है। अपने ऑप्शन देख लेते हैं, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन सेंटीमीटर, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है।
सेकेंड ऑप्शन तुम्हारा है 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, तो ये ऑप्शन भी तुम्हारा रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन जो है तुम्हारा 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁷ डाइन सेंटीमीटर, तो ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, 1 डाइन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁷ डाइन न्यूटन मीटर, ये तुम्हारा गलत है। हमें अपना सही आंसर पहले पता चल चुका है, वो है 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज डैश एंड इट इज़ अ डैश क्वांटिटी। तो फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो हमने अभी भी देखी क्या होती है, न्यूटन होती है। और फोर्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाइन वेक्टर नहीं, न्यूटन वेक्टर। ये SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी भी यही लिख गया है। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो तब होगा जब हम उससे ग्रेविटेशन यूनिट देखें, तब वो KGF वेक्टर हो सकता है, लेकिन हम उसमें ग्रेविटेशन वाली, अभी हम इसको SI यूनिट की बात कर रहे हैं, तो वो है हमारे न्यूटन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब ऐसे फोर्सेस जो तब एक्ट में आते हैं जब उनके बीच में एक फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं, क्योंकि उसमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। ग्रेविटेशन फोर्स भी नहीं, उसमें भी कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। और इसका आंसर है फिर लास्ट तुम्हारा डी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्योंकि देखो जब कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, ये जैसे हमने अभी क्वेश्चन भी इसका सॉल्व करा था, तो जैसे ये टेबल टॉप है और इसके ऊपर एक बॉडी रखी है, तो ये वाला फोर्स इसके नीचे, ये अपना वेट नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, और ये टेबल टॉप एक ऊपर अपना फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखो इन दोनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट की वजह से ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, और जिसका आंसर है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्या है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस बाय फोर्स अबाउट अ फल्क्रम इज। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट तुम्हारा कौन सा होता है, ये होता है तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये देखो, ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस बाय फोर्स अबाउट अ फल्क्रम इज। तो फल्क्रम के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव लेते हैं, ये तुम्हारे सेलिना कॉन्सेप्ट की बुक है, उस पर लिखा हुआ है कि अगर क्लॉकवाइज मोमेंट हुआ तो हम उसे नेगेटिव लेते हैं, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हुआ तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यानी पॉजिटिव। ठीक है, और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एक क्या दिया, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या कहते हैं, ये किसकी डेफिनेशन है, मोमेंट ऑफ फोर्स की। मोमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन है, और मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क भी कहते हैं। और कपल तो नहीं हुआ, कपल की डेफिनेशन ये नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क एक ही बात है। मोमेंट ऑफ फोर्स का हो या टॉर्क का हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द मोमेंट बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स के, और ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो आई होप तुम्हें समझ में आएंगे ये सारे क्वेश्चंस, और इनका एप्लीकेशन आता है, तो इसमें न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करना। एंड हाँ, तो देखो ये थे तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप तुम्हें सारे समझ में आए होंगे, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या तुम्हें कोई भी डाउट है, तो तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो तुम्हें यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। और भी जितने भी चैप्टर्स हैं तुम्हारे हर सब्जेक्ट्स के, ये तो फोर्थ के भी मैंने डाला, अभी और भी सब्जेक्ट्स के मैं जो जितने भी चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूँगी, तो उन्हें भी देख लेना और प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।